पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। आ जाइए, 1 मिनट वेट करते हैं। बेटा सीक्वेंस के हिसाब से ही होगी, एक सेकंड। ओके, देखिए एग्जाम्स की, कुछ एग्जाम्स की डेट्स आ गई हैं बट अभी भी कुछ की पेंडिंग है। मतलब एनटीए मतलब इतना बेकार सिस्टम है एनटीए का कि इनसे 15 महीनों के अंदर एग्जाम तक कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा। 10 बार ये एग्जाम को रीशेड्यूल करते हैं, 10 बार ये उसको पोस्टपोन करते हैं, उसके बाद डेट्स चेंज करते हैं। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये नेशनल लेवल की कोई एजेंसी है या फिर एक मजाक चल रहा है। मतलब बच्चों को इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। जिन बच्चों के एग्जाम्स नहीं हुए हैं उनको मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि सर क्या एग्जाम के लिए पढ़ें, कैसे पढ़ें। मतलब एक तरीके से बिल्कुल मजाक चल रहा है, बिल्कुल भरोसा है ना वो उठ गया है। ठीक है, ये कोई मतलब मजाक सी एजेंसी है, इसमें कुछ खास नहीं है। मतलब सिर्फ नाम की एक नेशनल लेवल की एजेंसी है, जबकि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इसको एक नेशनल लेवल की एजेंसी बोलोगे जिसमें कोई सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। मतलब मजाक चल रहा है। इनको लगता है कि कौन सा कोई पूछने वाला है भाई, कौन सा कोई पूछने वाला है। जब दिल करते हैं एग्जाम को आगे कर देते हैं, जब दिल करता है उसे पोस्टपोन कर देते हैं, जब दिल करता है नोटिस को रिमूव कर देते हैं। तो हैरान हूं मैं तो इस चीज को। अब ये तो कंफर्म है ना कि जिन बच्चों का एग्जाम की डेट्स नहीं है वो नए साल में जाएगा। समझ रहे हो ना। अब भाई 24 से लेके 30 तक, आई थिंक 30 तक तो जो डेट्स आ गई है वो तो आ गई हैं। अब जो बाकी रह गई है वो तो डेफिनेटली फिर जनवरी में ही जाएगा ना। जितना वो आगे जाएगा उतना पेपर डिले होगा। देखो 24, 26 और 27 ये 3 डेट्स आ गई हैं। 28, 29, 30, 31 या तो वो 4 दिन के अंदर अंदर खत्म कर देंगे बाकी 4 एग्जाम को भी। मतलब हैरान हूं मैं तो, इनका क्या सिस्टम है कुछ समझ नहीं लग रहा भाई। थोड़ा सोच लेना चाहिए इनको। कोई भी नोटिस अपलोड करने से पहले वीडियो, यार एक्चुअली ना आज मैं ऑफिस में आया और मेरा वेबकैम है वो घर पे रह गया, तो इस वजह से अभी मैं लैपटॉप के वेबकैम से ही हूं, तो इस वजह से क्वालिटी आज खराब ही होगी। बट चलिए कोई बात नहीं, पीपीटी की क्वालिटी खराब नहीं होगी, पीपीटी उसी तरीके से। कंटेंट, टेक्स्ट और मीटिंग ऑफ मैं बताता हूँ। देखिए जब इनके एग्जाम कंप्लीट होंगे, इनके रिजल्ट आएंगे तभी आपका होगा। तो मुझे तो जिस तरीके के इनके लक्षण लग रहे हैं उसके हिसाब से तो ये जून में ही लेके जाएंगे एग्जाम। उसके हिसाब से तो ये एग्जाम है वो जून में ही लेके जाएंगे। उससे पहले तो मुझे किसी भी तरीके से लगता नहीं है कि ये एग्जाम है उसको शुरू करेंगे, उसको ये चलाने वाले। देखिए कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, कोई भी कम्युनिकेशन होता है उसका हमेशा कॉन्टेक्स्ट होता है। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेशन करते हो। कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी, वही जो आप लोगों को कल एग्जांपल दी थी।
कौन सी कि अगर आपको पानी की जरूरत है, ठीक है, अगर आप पानी मांगना चाहते हो तो 4 अलग अलग लोगों से, सिचुएशन वही है, आपको पानी चाहिए, बट उस पानी को आप मांग कैसे रहे हो, किससे मांग रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका जो सिनेरियो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपनी मम्मी से पानी मांग रहे हो तो उसे अलग तरीके से मांगोगे, पापा से पानी मांग रहे हो तो अलग तरीके से मांगोगे, भाई से पानी मांग रहे हो तो अलग तरीके से मांगोगे, है ना। तो ये क्या है, ये अकॉर्डिंगली सिचुएशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अकॉर्डिंगली सिचुएशन चेंज हो जाएगी, उसका कॉन्टेक्स्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। रितिका बच्चे, आप एक बार फाउंडेशन कोर्स को चेक कीजिए, फाउंडेशन कोर्स को चेक करने के बाद आपको आगे के कोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा। अरे सब होगा यार, एक एक करके। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब तो ये हुआ ना कि आप और साथ जिस बंदे के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और आप आपके बीच में लाइक आप ऐसा बोल सकते हो कि कुछ कॉमन है, इंटरेस्ट है ना। आप अपने दोस्त के साथ 2 घंटे बात कर सकते हो, बट आप अपनी मौसी के साथ नहीं बात कर सकते, क्योंकि मौसी के साथ बात करने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि दोस्त के साथ बात करने के लिए आपको आपका इंटरेस्ट है। टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर, सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। दोनों के थॉट्स है वो मैच होने चाहिए। सोशल तो ओवरऑल हो जाता है, सोशल का मतलब रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, और कल्चर कल्चर टू कल्चर जो वेरी करता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि व्हाट इज द डिफरेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप ये समझ लीजिए कि डायनामिक है और एवर चेंजिंग है। इसका मतलब क्या होगा कि लगातार क्या होती रहती है, चीजें चेंज होती रहती है। कम्युनिकेशन है वो लगातार चेंज होता रहता है, नए नए तरीके आते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, चीजें चेंज हो जाती है। सम ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन टू गेट और गिव इंफॉर्मेशन और आस्क सम इंस्ट्रक्शन, सजेशन, रिक्वेस्ट, परसुएड अदर्स। अब देखो कितनी सारी चीजें इसमें लिख रही है ना। इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किसी से एडवाइस लेने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए, किसी को सजेशन देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, हर चीज के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है, हर चीज के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है, हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ रही है। समटाइम्स वी कम्युनिकेट विद द इंटेंशन ऑफ कंप्लेनिंग, कई बार हम कंप्लेन करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे आपके टीचर है, आपके घर पे कॉल करते हैं, बताते हैं कि आपका बच्चा और आपकी बच्ची हमें बहुत परेशान करता है, हमारा जीना हराम करके रखा है ना। तो वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। If we learn to complain and warm and acceptance constructive manner, our serious intention can be conveyed quite effectively without damaging relationship. अब इसका मतलब पता है क्या होता है, देखो एक होता है कंप्लेन करना, एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, है ना। जैसे कोई बच्चा, सपोज करो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं ना, मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं कुछ भी, ठीक है, कुछ भी पढ़ा रहा हूं, आपको कोई चीज समझ नहीं आई, है ना, आपको कोई चीज समझ नहीं आई, मैं समझा रहा हूं, आपका ध्यान कहीं था या आपको वो चीज है वो समझ नहीं आई, तो आप 2 तरीके से मेरे साथ बात कर सकते हो। एक तो आप राइट वे में, सही तरीके से जैसा होना चाहिए वे, और दूसरा होगा रॉन्ग वे में। राइट वे में कैसे बात करोगे, आप किस तरीके से बोलोगे कि सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई, प्लीज क्या आप इसको किसी और तरीके से समझा दीजिए, आप कोई और एग्जांपल दे दीजिए। एक तो आप इस तरीके से करोगे ताकि आप अपनी बात भी रख रहे हो और उसके साथ हमारे और आपस के बीच में क्या है जो रिलेशन है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और दूसरा क्या हो सकता है, आप मेरे साथ फाइट करना शुरू कर दो, सर आपको तो पढ़ाना नहीं आता है, ये है वो, ऐसे दोबारा बताओ, समझ रहे हो ना। अल्टीमेटली आप उस चीज को दोबारा पूछना चाहते हो, तो या तो आप उसको इस तरीके से पूछोगे कि ना तो आपकी फीलिंग्स हर्ट हो और ना मेरी फीलिंग्स हर्ट हो, और जो आप पूछना चाहते हो मैं आपको बता दूं। इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इसमें क्या होता है, जैसे जब आप कोई नया काम शुरू करते हो, ठीक है, सपोज करो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो ऑब्वियसली बात है जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमें ज्यादा चीजों के बारे में पता नहीं होता है ना, धीरे धीरे हमें पता चलता है। तो सपोज करो मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मेरी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी,
तो कोई बंदा आके मुझे ये बोलेगा तेरे को तो वीडियो नहीं बनानी आती, तेरी तो वीडियो में ऑडियो बहुत खराब थी, तेरी वीडियो बहुत खराब थी। या कोई बंदा आके बोलेगा कि सर आपकी वीडियो में ना ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपनी ऑडियो क्वालिटी को इंप्रूव करोगे तो आपकी वीडियो ज्यादा इफेक्ट डालेगी। देखो अब दोनों ने बात एक ही कही है, बट उसको कहने का तरीका दोनों का अलग है। एक बंदा जो दोनों कर तो क्रिटिसिज्म ही रहे हैं, बट एक है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसका सामने वाले के साथ सामने वाले को फायदा हो और दूसरा सामने वाले को उसका नुकसान। तो हम हर चीज के लिए कॉन्सल, क्लैरिफाई, अप्रेज, हर चीज के लिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब आता है निमोनिक्स। देखो निमोनिक्स की स्टडी है वो गेराल्ड एल मिलर ने 1967 में बनाई थी। आप इस चीज को समझ लीजिएगा। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है? दीज आर सम ऑफ द मेमोरी टेक्निक्स। ये क्या है? आप लोगों की मेमोरी टेक्निक्स होती हैं किसी चीज को याद करने के लिए। जैसे मैं आपको हर क्लास में कहीं ना कहीं हर क्लास में एक दो करके क्या करता हूं, निमोनिक बता देता हूं, जिससे चीजें आप लोगों को याद होती हैं, जिससे आप लोगों को चीजें लंबे समय तक याद हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन में एक आप ये एब्रीवेशन यूज करते हो, मतलब कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, है ना। तो इस विबगॉयर होता था रिकॉल करना। और जैसे ये क्या बोलता है कि ब्रास, ब्रास का मतलब क्या है कि आप निशाना लगाना चाहते हो, उसके जो कौन कौन से स्टेप्स है उसको कैसे याद रखोगे। ब्रास, B फॉर ब्रीथ, R फॉर रिलैक्स, A फॉर एम, S फॉर साइड, S फॉर स्क्वीज। तो ये क्या है? दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोग याद करते हो। ठीक है, हम निमोनिक्स को इस्तेमाल करते हैं, निमोनिक्स के थ्रू चीजों को याद करते हैं। और वो ऐसी चीजें होती हैं जो एक तरीके से रट्टा मारना पड़ता है ना। ये कुछ इस तरीके की चीजें होती है जिसको बेसिकली क्या करना पड़ता है, रट्टाफिकेशन होती है। इस वजह से हम निमोनिक्स के थ्रू उसको क्या करते हैं, याद करना, मतलब निमोनिक्स के थ्रू उसको याद करना में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो इसका बंदे का नाम याद रखना आपने, गेराल्ड एल मिलर बोलते हैं इसको, इस बंदे का नाम है। और इसने जो ये स्टडी की थी वो 1967 में की थी, जिससे कि चीजों को रिकॉल करने में हमें क्या होता है, हमें काफी फायदा होता है। हमें क्या होता है, रिकॉल करने में हमें काफी फायदा होता है। कम्युनिकेशन के कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं? देखो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन फंक्शन। आप किसी बंदे को इंफॉर्मेशन देने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो, मतलब जिस तरीके के डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो यूज करते हैं। मोटिवेशन फंक्शन, मोटिवेशन का मतलब किसी को इंकरेज करना, किसी को उसके गोल के प्रति कमिटेड करना। कंट्रोल फंक्शन, कंट्रोल के लिए भी होता है ना, ड्यूटीज, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, जैसे क्लास में कंट्रोल करने के लिए बच्चा जो टीचर है वो बच्चों को डांट भी देते हैं। और इमोटिव, इमोटिव का मतलब इमोशंस, इमोटिव का मतलब होता है इमोशंस। ठीक है, जब आपको कई बार होता है ना आपके दिल में गुबार भरा होता है और जब आप उसको किसी को बता देते हो तो आप एकदम हल्का फील करते हो ना, आपको लगता है कि हाँ ठीक हो गया, आपके अंदर जो भरा रहता है। मतलब इट इज समथिंग लाइक कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी यू यूज, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हो, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल दूं, चलो मैं आपको थोड़ा याद करवाता हूं। एक आपने मूवी देखी होगी जब वी मेट, देखी होगी डेफिनेटली, जब वी मेट। उसमें देखा होगा आपने कि जैसे वो शाहिद खान उसको बोलता है कि हाँ तू उगल दे, उसको फोन पे लग जाती है ना, गालियां तक देना शुरू कर देती है ना। तो वही वो चीज है, वो भी क्या होता है, वो भी एक तरीके से कम्युनिकेशन ही है। अब करीना शाहिद कपूर है, मैंने क्या बोल दिया? अच्छा शाहिद खान बोल दिया, कोई बात, नाम में क्या रखें। ये हो सकते हो। अब करीना को क्या बोलूं, करीना कपूर बोलूं या करीना खान बोलूं, है ना।
सो दिस इज समथिंग जिसमें आप क्या करते हो, आप अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर देते हो। वो वाला करीना कपूर खान है ना, ऐसा बोल सकते हैं, करीना कपूर खान। फंक्शंस देखो वही सेम टू सेम चीजें आ गई हैं। इंफॉर्मेशन देने के लिए, एजुकेशन के लिए ग्रुप्स में कम्युनिकेशन किया जाता है, मोटिवेशन, कंट्रोल, कल्चर प्रमोशन, इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। लिसन, स्पीक, राइट एंड रीडिंग। ठीक है, आपने स्कूल टाइम पे ये सारी चीजों को पढ़ा होगा। Listening is termed as good skill and hence it is said that one has to learn how to listen so that others will talk. Listening is a whole range of other aspects of communication. Listening जरूरी होता है। देखो अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, है ना। अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, स्पीकर ये नहीं है कि सर मैं अपने गले में लटका लूं स्पीकर और सारा दिन पौ 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 पी पी करता रहूं। स्पीकर का मतलब यहाँ पे वो वाला स्पीकर नहीं है, JBL वाले। स्पीकर का मतलब बोलना। अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, इफ यू वांट कि भाई मैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। क्योंकि आपकी बात को कोई तब तक नहीं सुनेगा जब तक आप किसी की बात को नहीं सुनोगे, है ना। जैसे आप डिबेट देखते हो, डिबेट देखा, इंडियन चैनल की डिबेट देखा, डिबेट नहीं होती वो तो ऐसा लगता है ना जैसे आप फिश मार्केट में आ गए हो, सामने वाले की कोई बात को ही नहीं सुनता, अपनी अपनी चलाते रहेंगे। भाई उसकी बात सुन ले, फिर उसकी बात सुन ले, फिर उसकी, मतलब उनको जीरो सेंस होती है इस चीज की कि बोलने के लिए सुनना भी जरूरी होता है। तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। इमोटिव फंक्शंस, इमोशंस के लिए, डायरेक्टिव फंक्शंस, फैटिक फंक्शन। फैटिक होता है ओपन अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। फैटिक फंक्शन कौन से होते हैं, फैटिक का मतलब होता है जब आप कम्युनिकेशन को ओपन करते हो, समझ रहे हो ना। जैसे जब आप कई बार वो करते हैं ना, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3 हेलो हेलो हेलो, इस तरीके से, है ना। तो वो जो स्टार्टिंग में होता है ना किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को ओपन करने के लिए, जो स्टार्टिंग में हम फंक्शन करते हैं, उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, दैट इज नोन एज फैटिक फंक्शन। ठीक है, ये एस्टैब्लिश, एक्नॉलेज और इनफोर्स सोशल रिलेशनशिप, हम वॉल्यूम चेक वगैरह के लिए इस तरीके से होता है। और पोएटिक फंक्शन, पोएटिक फंक्शन क्या होता है, दिस रेफर्स टू एस्थेटिक फंक्शनल ऑफ लैंग्वेज एंड फोकस ऑन द मैसेज ऑफ ओन से, बेसिकली द एसेंस ऑफ मैसेज। पोएटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, यूफोनी, प्रेजेंट ऑफ साउंड और स्पीच ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज एप्लीकेशन ऑफ दिस। जैसे पोएटिक फंक्शन में लैंग्वेज को किस तरीके से यूज किया जाता है, जो अपने आप में कम्युनिकेशन करता है। जैसे आप अशोक, आप अशोक को अशोक द ग्रेट बोलते हैं, द ग्रेट अशोक का, अशोक द ग्रेट, समझ रहे हो ना। जब वो लैंग्वेज, जो लैंग्वेज ही अपने आप में कम्युनिकेशन को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। जैसे आप अलेक्जेंडर बोलते हो ना, आप अलेक्जेंडर बोलोगे तो कोई इतना ध्यान नहीं देगा, बट अगर आप बोलोगे अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो ये पोएटिक फंक्शन होता है। सेकंड होता है डायरेक्टिव, किसी को डायरेक्शन देने के लिए होता है। और फैटिक फंक्शन होता है कम्युनिकेशन को ओपन करने के लिए। ठीक है, जब आप कोई माइक टेस्ट वगैरह करते हो या कुछ भी इस तरीके से करते हो, वो वाला। तो ये यस, बुद्धा नहीं बोलते हो, लॉर्ड बुद्धा बोलते हो, ठीक है, इस तरीके से ये सारे जो होते हैं वो पोएटिक फंक्शन का पार्ट बनते हैं। रेफरेंशियल फंक्शन, एनी मैसेज दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू कन्वे इंफॉर्मेशन, आप रेफरेंस देने के लिए यूज करते हो कि मैंने पहले ये बोला था, समझ रहे हो ना। मेटालिंग्विस्टिक, मेटालिंग्विस्टिक में पता है क्या होता है, मेटालिंग्विस्टिक होता है सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रामर और डिक्शनरी के साथ। मतलब आपको पता है कि टाइम के साथ साथ इंग्लिश के रूल्स भी थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। जब हम छोटे थे ना, जब हम 6th-7th में थे ना, तब हमें सिखाया जाता था कि आई और वी के साथ शैल यूज होता है, बाकी सब लोगों के साथ विल यूज होता है। ये सिखाते थे कि अगर आप आई और वी के साथ यूज करेंगे तो शैल यूज करेंगे, बट बाकी सब लोगों के साथ क्या करेंगे, विल यूज करेंगे। बट आज के टाइम पे है नहीं, यूज ऑफ बोथ शैल एंड विल बी करेक्ट इन द मॉडर्न यूजेज। आज के हिसाब से देखा जाए तो सब सही है भाई, आज के हिसाब से देखा जाए तो चाहे आप विल यूज करो चाहे शैल यूज करो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। चाहे आप विल यूज करो चाहे शैल यूज करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये होते हैं आपके मेटालिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, उनको बोला जाता है।
कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, राइट, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, समझ रहे हो ना। जैसे बॉस है, उसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट होगा, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। कॉन्टेक्चुअल का मतलब है किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। आप अपने दोस्त के साथ बात करोगे तो अलग तरीके से बोलोगे, समझ रहे हो ना। जैसे आप देखो, आप अपने दोस्त के घर पे जाते हो और उसके मम्मी पापा भी सामने हैं, तो आप एक अच्छे बच्चे की तरह बात करोगे उससे, ना। आप अपनी इज्जत का फालूदा नहीं करना चाहते उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसके मम्मी पापा सामने खड़े हुए हैं। जब उसके मम्मी पापा नहीं होंगे तब आपका असली चेहरा सामने आएगा। तो ये है कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि बात तो आप उसके साथ करोगे, है ना। मतलब इतने अच्छे बच्चे बन जाओगे कि सामने वाले को शक होना शुरू हो जाता है, यार ये वही है जो पहले मिला था, नहीं ये तुम वही नहीं हो जो पिछले हफ्ते भी आए थे। तो वो कॉन्टेक्चुअल फंक्शन हो जाते हैं, जहां पर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि चीजें किस तरीके से चेंज होती हैं। और ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज टू गेन नॉलेज एंड लर्न टू एक्सप्लोर द एनवायरमेंट। अ चाइल्ड यूज लैंग्वेज टू लर्न। हम जब किसी चीज को सीखने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, ह्यूरिस्टिक का बेसिक मतलब होता है डिस्कवरी, डिस्कवरी या इंक्वायरी, इंक्वायरी के लिए, समझ रहे हो ना। जब आप छोटे थे, अब मुझे आपका नहीं पता, बट मैं तो ऐसे ही करता था, है ना। छोटी छोटी बातें अपने पेरेंट्स से पूछते रहते हैं ना, कि ये कैसा हो गया पापा, ये कैसे है, अच्छा ये यहाँ पे क्यों है, ये यहाँ पे क्यों है, ये यहाँ पे क्यों है, ये यहाँ पे क्यों है ना? है ना। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन पूछते थे, बहुत क्वेश्चन पूछते थे। मेरा एक दोस्त था, वो देखा ना, एक जो आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे का बर्थ होता है ना, उसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं ना। आजकल आपको पता बहुत सारे तरीके हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है उसे, आर्टिफिशियल तरीके से जो होता है। बहुत देर पहले की बात है, मैं और मेरा दोस्त उसके घर पे गए हुए थे खेलने के लिए, तो वहां पे न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, उस पे लिखा हुआ था वो टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आई थिंक हम दूसरी या तीसरी क्लास में थे, तो वो पढ़ने लगा, ये लिखा हुआ है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो अपने पापा को बोला, पापा ये टेस्ट ट्यूब बेबी कौन होता है? अब दूसरी क्लास का बच्चा अपने पिताजी से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। तो उसके पापा ने उसे पता क्या बोला, उसे आंसर भी देना था और उसको इस बात को खत्म भी करना था। तो उसके पापा बोले, बेटा जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते हैं उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। मतलब उसने टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ऑर्फन बना दिया, है ना। चलिए, ओके, पंकज का जन्मदिन आज। ओके पंकज, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको खुश रखे, खूब तरक्की कीजिए अपनी जिंदगी में, और आने वाला जन्मदिन अपने जेआरएफ के साथ ही सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है जी। तो ये आपके ह्यूरिस्टिक फंक्शन होते हैं जो इंक्वायरी बेस्ड फंक्शन होते हैं। हाँ, यहां पर 4 वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। एक होता है डेनोटेशन और एक होता है कॉनोटेशन। दोनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, डेनोटेशन और कॉनोटेशन, ध्यान से समझना। डेनोटेशन का मतलब होता है बच्चे, जब आप डेनोटेशन बोलते हो ना, डेनोटेशन का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग, जो उस लैंग्वेज में प्रचलित डिक्शनरी मीनिंग। जैसे होम, अगर घर की बात करें, होम को अगर आप डिक्शनरी में देखोगे ना, तो वो होगा अ प्लेस वेयर वी लिव, प्लेस फॉर कंफर्ट, है ना, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। मतलब जो उस वर्ड का डिक्शनरी में मीनिंग हो गया, जिसको आप चेंज नहीं करते हो, एज इट एज उसको एक्सप्रेस करते हो कि यार ये चीज का मतलब यही होता है। और इसके ऑपोजिट होता है कॉनोटेशन। कॉनोटेशन वो वाला जो आप बोल सकते हो इमोशनल मीनिंग तरीके से रिलेट करता है, जिसमें कहीं ना कहीं इमोशंस या कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हो जाता है। इमोशंस जिसमें आ जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज होता है हिडन मीनिंग वाला। जैसे यहाँ पे होम का मतलब क्या होगा, घर मतलब परिवार, घर मतलब मंदिर, घर मतलब ये, है ना, समझ रहे हो ना। अब घर का मतलब टेम्पल तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है ना, समझ रहे हो ना। तो कल्चर और जब इमोशंस की बात की जाती है किसी वर्ड का मीनिंग निकालने के लिए, तो उसको आप क्या बोल देते हो, उसे आप क्या नाम दे देते हो, दैट इज नोन एज कॉनोटेशन। कॉनोटेशन,
सराय श्री, ओके, श्री का भी जन्मदिन आज। श्री आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान खुश रखे आपको, खूब तरक्की कीजिए जिंदगी में, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और आने वाला जन्मदिन अपने जेआरएफ के साथ ही सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है जी, तो ये उसके बाद आता है सिमाइल और एक होता है मेटाफर। एक वर्ड होता है सिमाइल, ये स्माइल नहीं है, एक होता है मेटाफर। देखो ये दोनों सेम टू सेम ही है, फर्क क्या है, जो सिमाइल है ना इसमें आप लाइक वर्ड यूज करते हो और इसमें विदाउट लाइक। मतलब आप इसमें चीजों को रिलेट करते हो। जैसे स्माइल में क्या लिखोगे, जैसे इसमें लिखा ना कि माय बॉयफ्रेंड इज लाइक डेविल, कि बहुत भूतिया है, क्योंकि यहां पर आपने लाइक वर्ड यूज किया। सिमाइल का मतलब जब आप कंपेयर करने के लिए एक लाइक वर्ड यूज करते हो, और यहां पे आपने क्या लिखा, फ्रेंड इज डेविल। यहां पे लाइक वाइक नहीं है भाई, डेविल ही है, डेविल जैसा नहीं है, एक्चुअली में वो डेविल है। मतलब आप सिमाइल और मेटाफर दोनों में कंपेयर ही करोगे, यहां पर भी और यहां पर भी कंपेयर करोगे, बट फर्क ये होगा जब आप सिमाइल में देखोगे तो उसके लिए आपको लाइक वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब आप मेटाफर में जाओगे तो उसमें आपको लाइक वाइक कुछ वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ठीक, ए सिमिलर ऑब्जेक्ट यूजिंग लाइक एज लाइक टू कनेक्ट, और यहां पर विदाउट यूजिंग अ वर्ड लाइक और लाइक। माय बॉयफ्रेंड इज एन एंजल, अच्छा इसमें एंजल लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, हमने डेविल लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चार वर्ड्स हो गए, कॉनोटेशन, डेनोटेशन, सिमाइल और मेटाफर। ठीक है, ये चारों वर्ड्स का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको बेस बना के आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, मेटाफर का मतलब, मेटाफर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता है ना बच्चे, जो आप मेटाफर बनाते हो वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता है मेटाफर। इस वजह से उसमें लाइक वाइक नहीं लगाते, वो सीधा बोलेंगे कि ये तो डेविल ही है, होते तो डेविल ही है। ये तो मुझे नहीं पता भाई होते हैं या नहीं होते हैं, मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल लिखी है, अब जिसके होगा उसको पता होगा। हाँ, डिसिमिलैरिटी को कंपेयर करना, बस फर्क ये है कि सिमाइल में लाइक लगा लोगे और मेटाफर में लाइक लगाए बिना कर लो। उसके बाद आता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है, मतलब ये तो इसका वैसे एक निमोनिक सा बना के लिखा हुआ है, पुट द टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स, अवॉइड कॉपिंग द टेक्स्ट, रीअरेंजिंग सिमिलर टेक्स्ट, आस्क योरसेल्फ इन यू इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब पता क्या होता है, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है किसी क्लास के बाद उसके कंटेंट को अपने शब्द में क्या करना, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना। जैसे टीचर क्या करता है, आप लोगों को क्लास में पूछा, आप लोगों ने को क्लास में पढ़ा दिया, टीचर 1 घंटा बक 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 करके चला गया, और जब वो जाने लगा तो आपको खड़ा कर दिया, बता बेटा जो 1 घंटे में पढ़ाया उसको एक्सप्लेन कर। जब आप उसको अपने शब्दों में क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो कि हाँ सर आज आपने ये बताया, ऐसा लगता है, ओके व्हाट आई हियर यू आर सेइंग, लाइक समझ रहा ना, उस पूरी क्लास की एक समरी को एक्सप्लेन करना अपने खुद के शब्दों में, अपने खुद के शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना, वो बात। यस, उस पूरे टॉपिक की समरी को क्या कर देते हो आप, एक्सप्रेस कर देते हो किसमें, अपने शब्दों। मतलब आपको इससे पता चल जाता है ना कि आप कितने अच्छे से सुन रहे हो। हम अक्सर ऐसे ही करते थे क्लास में, है ना, बैक बेंचर्स होते थे, उनको एकदम से खड़ा कर देते थे, बताओ क्या होता है ये, है ना, और फिर वो अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते थे। जैसे सपोज करो मैं किसी टॉपिक पे पढ़ा रहा हूं, सपोज करो मैं फॉरेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, उसे इतना सा आइडिया है कि फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, बाकी उसे कुछ नहीं पता कि मैं क्या बता रहा हूँ, फिर उसको किसी और जगह पे रिलेट कर देंगे। अच्छा सर आप बात कर रहे थे फॉरेस्ट की, जंगल, सर जंगल बहुत बड़े होते हैं, जंगलों में बहुत जानवर होते हैं, सर वहां पे शेर भी होता है, शेर होता है वो शिकार करता है, शिकार करने की वजह से वो मांसाहारी होता है, सर मांसाहारी मैं भी हूं। मतलब इस तरीके से समझ रहे हो ना, किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ रिलेट कर देते हैं। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, वो इमेजिनेटिव बहुत होते हैं। तो पैराफ्रेजिंग का मतलब कुछ नहीं है, इट इज जस्ट, it means starting in your own words, your understanding of what has just been said, it gives the speaker the opportunity to find out
व्हाट मैसेज शी इज गेटिंग अक्रॉस टू, कि वो आपकी बात से उसको कौन सा मीनिंग है वो समझ आ रहा है। एडवांटेज क्या है? इट हैव स्टूडेंट नो दे आर अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्टर, इससे पता चल जाता है कि बच्चों ने आपकी बात को सुना। इट प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग उसको अवॉइड कर सकते हैं। इंपल्सिव और एग्री रिएक्शन, इंपल्सिव मतलब एकदम अचानक से, जो समझ रहे हो ना, एक होता है इंपल्सिव और एक होता है रिफ्लेक्टिव, ये भी समझ लीजिए। एक होता है इंपल्स और एक होता है रिफ्लेक्टिव। इंपल्सिव वो वाले लोग होते हैं जो फास्ट फास्ट रिप्लाई करते हैं, और रिफ्लेक्टिव वाले स्लो स्लो। मतलब आपको कोई क्वेश्चन पूछा, अगर आप एकदम से उसका आंसर देने के लिए बैठे हुए हो, जैसे पोल पे बहुत सारे बच्चे गलत क्लिक कर देते हैं ना, वो इंपल्सिव वाले होते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि हमें फर्स्ट आना है, हमें क्या आना है, फर्स्ट आना है। और रिफ्लेक्टिव वाले करते हैं कि भाई फर्स्ट फुस्ट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चीज को सही करना है। तो ये एरर्स, मोर एरर करते हैं। इनके जो एरर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और इनके जो एरर्स होते हैं लेस एरर्स होते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव होते हैं, ये इंपल्सिव होते हैं। बाद में बोलते हैं कि सर रॉन्ग टच हो गया था, मैंने कहा यहां तो चल जाएगा, साधारण जिंदगी में तुम्हारी पिटाई भी हो सकती है इस चीज के लिए। सो इस वजह से हम आपको हमेशा क्लास में बोलते हैं कि जब भी आप क्लास में आंसर कर रहे हो या कहीं पे भी आंसर कर रहे हो, बी श्योर कि आप लोग सोच समझ के ही आंसर करें, सोच समझ के ही आंसर करना चाहिए, क्योंकि लीडर बोर्ड पे पहले नंबर पे आने पे आपको कोई सोने का तगमा नहीं मिलने वाला। उसके बाद बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये तो बता ही दिया था, ये तो आपको समझा ही दिया था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। कुछ नहीं होता। इफेक्टिव और कम्युनिकेशन, इफेक्टिव का मतलब है कि भाई क्या वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ, मैं जो बताना चाहता था वो सामने वाले को समझ आया। और कम्युनिकेशन का मतलब कि मैं अपनी बात को सामने वाले तक रख रहा हूं। सिंपल सी बात है, जो मैं बोल रहा हूं वो कम्युनिकेशन है। और ऑल एजुकेटर बोलते हैं लीडर बोर्ड वालों का पक्का जेआरएफ होगा, मैंने तो आज तक नहीं बोला, बाकियों का मुझे नहीं पता, जबकि सबसे ज्यादा जेआरएफ मेरे बैच से ही आते हैं। इफेक्टिव और कम्युनिकेशन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों को किस तरीके से आप रिलेट करते हो। कम्युनिकेशन का मतलब आप अपनी बात को दूसरे बंदे के साथ रिलेट कर रहे हो, और इफेक्टिव का मतलब है जब उसके अंदर फीडबैक है। सिंपल सी बात, वो कम्युनिकेशन जिस कम्युनिकेशन में फीडबैक है, उस कम्युनिकेशन को हम कौन सा कम्युनिकेशन बोल देते हैं, दैट इज नोन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक है तो उसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बोलते हो। मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन है, दिस इज नथिंग, दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इतनी बड़ी राम कहानी लिखी हुई है तो इसमें सिंपल सी बात यही लिखी जा रही है। इंपल्स, देखो कम्युनिकेशन करने से पहले आप लोगों को एक इंपल्स होती है। इंपल्स का मतलब आप, जैसे स्टिमुलस होता है ना, कोई चीज है जो आपको कम्युनिकेशन करने से मोटिवेट करती है। जैसे सामने एक सुंदर सी छोरी है तो आप उसे देखोगे, आपको वो सुंदर लगी, प्यारी लगी, आपको देख के लगा कि यार बात करनी चाहिए, तो वो एक इंपल्स है, मोटिवेशन। उसके बाद के बारे में नहीं सोचते आप, उसके बाद के बारे में नहीं सोचते, उस टाइम पे आपके लिए वो स्टिमुलस है। तड़प ही ऐसी है ना, रहा नहीं जाता, वो वाली चीज। सो दिस इज समथिंग इंपल्स, ये वो अंदर से जो एक आवाज आती है कि हाँ जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, दिस इज कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद इनकोडिंग, जो आप इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, फिर उसमें कुछ एक्सपीरियंस है जो आपके दिमाग में आता है कि अच्छा ये हुआ तो ये होगा। फिर उसके बाद सामने वाले को आप मैसेज देते हो, वो उसको डिकोड करता है, और फिर वो, मतलब समझ रहे हो ना, इसमें नया वर्ड एक ही आप लोगों को बताया है, कौन सा, इंपल्स। बाकी सारी चीजें इंपल्सिव का मतलब, देखो दोनों अलग अलग चीजें। इंपल्स का मतलब जो चीज आपको मोटिवेट करती है, और इंपल्सिव का मतलब होता है फास्ट। फास्ट, ठीक है जी। इंपल्सिव का मतलब होता है जब आप बिना सोचे समझे बोलते हो, और इंपल्स का मतलब होता है जब आपको कोई चीज मोटिवेट करती है क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। जब आपको कोई चीज मोटिवेट करती है क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए।
इंपल्सिव बिहेवियर का मतलब वो बंदा जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। आपके कुछ दोस्त होंगे जो बिना कुछ सोचे समझे कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, सामने और किसके सामने क्या बोलना है ये भी नहीं देखते हैं। इस तरीके के लोगों को बोला जाता है इंपल्सिव कम्युनिकेशन। और इस चक्कर में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, वो एक बंदा था, वो शादियों में जाता था, फोटोग्राफर था। इसकी एग्जांपल मैंने शायद आपको पहले भी दी थी। वो बंदा फोटोग्राफर था और वो क्या करता था, वो शादियों में फोटो करवाने के लिए, मतलब फोटो क्लिक करने के लिए जाता था। तो अचानक से ना किसी के घर पे डेथ हो गई, कोई बंदा बड़ा था, एमपी एमएलए वगैरह था, तो उसके प्रोग्राम पे उसे फोटो वगैरह क्लिक कर लेना। तो अब उससे वही आदत पड़ी हुई थी पहले वाली शादियों वाली, सामने अर्थी पड़ी हुई है, उस पे बंदा लिटा रखा है एकदम से नाक वाक में सब कुछ डाल के, उसकी फोटो क्लिक करने टाइम बोला स्माइल प्लीज। वो थोड़ी ना हंसेगा, जबकि उसे तो आदत पड़ी हुई है, उसके दिमाग में तो यही है कि ये तो दुल्हा दुल्हन है, ये हंसेंगे अभी फोटो क्लिक करवाने के लिए, स्माइल प्लीज, वो थोड़ी ना स्माइल करेगा। तो इस वजह से कुछ इस तरीके का जो बिहेवियर होता है उसको आप इंपल्सिव बोल देते हो, जो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें काफी सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे नॉन वर्बल, लिसनिंग, स्ट्रेस और असर्ट, रिस्पेक्टफुल। मतलब एक, मतलब अगर मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं, आप बहुत सिंपल सी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें कैसे पता चलेगा कि जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा? तो उसके कुछ सिनेरियो होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है, अगर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे? ना बोलिए, सर आई एम अटेंडिंग माय क्लास इन द फ्रंट ऑफ माय बोसाइस, प्लीज टेस्ट यू बेबी डेविल बॉयफ्रेंड, तेरे को नहीं रहा जाता। देखिए, आप हेडफोन लगा लीजिए, तो नॉर्मल एग्जांपल है, इसमें क्या कर सकते हैं हम? इतने तो मैच्योर है ना, कोई 5वीं क्लास तो चल नहीं रही हमारी, है ना? वी आर नॉट लाइक टेकिंग अ 5th क्लास, 5वीं क्लास नहीं चल रही है, हम इतने तो मैच्योर है ना। दीज आर द रियलिटी, ये चीजें तो एग्जांपल दी जा रही है। इससे अच्छा है कि भाई आप अगर आपको सही नहीं लग रहा तो मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ, मैं पहले से इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। इसी को तो रियल लाइफ एग्जांपल बोलते हैं ना। अगर किताब में से ही यही तो रियल लाइफ एग्जांपल है ना, दीज आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो आप इंगेज्ड हो क्या उस लर्निंग में, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या आपको वह समझ आ रही है या नहीं आ रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मेरे चेहरे के हाव भाव, मेरी बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो आपको नजर आ रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और मैं अपने आप को एक रिस्पेक्टफुल मैनर में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये आपको आपके कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, दीज थिंग्स मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है जी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब वही हुआ ना कि जब हम गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, उसको ये आएगी अभी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा कि गेस्चर्स का मतलब क्या हुआ, इंगेज्ड का मतलब भाई मतलब इन्वॉल्व हो ना आप। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तभी तो आप मेरी बात को सुनोगे ना, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है फिर थोड़ी ना आप मेरी बात को सुनोगे। अगर आपको उसमें कुछ नॉलेज नजर आ रही है, आपको लगता है कि हाँ यार ये बात इंटरेस्टिंग है, तभी आप मेरी बात को सुनोगे। assert yourself मतलब आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, how you are presenting yourself, आप अपने आप को एक अच्छे रिस्पेक्टफुल मैनर में क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे ये देखो, यहां से मैसेज है, इस मैसेज को हमने क्या किया, इनकोड किया, फिर इसको सेंड किया, फिर सामने वाले ने डिकोड किया और उसको इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करने के बाद आपने उसको क्या किया, आपने उसकी फीडबैक भेजी। मतलब फीडबैक क्या है, ये एक तरीके से मैसेज ही है जो सामने से आ रहा है, जो सामने से आ रहा है मैसेज। ठीक है, सिंपल वही कि मैंने कुछ बोला और सामने से आपने कुछ बोला, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाएगा।
ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ना हुआ है कि एक कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए वो वाला। हाउ द कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव, या कम्युनिकेशन में कुछ चीजें होनी जरूरी है। अब कुछ ना ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, जिसमें आता है पहले फिडिलिटी। इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझ लीजिए। फिडिलिटी का मतलब होता है डिस्टॉर्शन फ्री क्वालिटी ऑफ मैसेज, मतलब मैसेज डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। फिडिलिटी का मतलब हुआ कि जो मैसेज भेजा वो 100% सामने वाले तरीके से पहुंचा, कोई मिर्च मसाला नहीं, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। यस, फिडिलिटी का मतलब बोल सकते हो विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, जो मैंने बोला सेम टू सेम उसी तरीके से मैसेज आपके पास पहुंचा, सेम टू सेम। ना तो उस पर कोई मिर्च मसाला लगाया गया रास्ते में, ना ही उसके साथ कुछ भी ऐसा किया गया जिससे उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है और ये एक दूसरा बंदा है। मैंने कुछ मैसेज भेजा ऐसे, ये मेरा मैसेज था, मैं इसको भेजना चाहता हूं, बट इसके लिए मुझे एक थर्ड बंदे की जरूरत है जो यहां पे है। मैंने इसको ये मैसेज भेजा, ये वाला, और मैंने कहा कि इस तक पहुंचा देना। ये बंदे ने जब इस तक मैसेज पहुंचाया तो ऐसा कर दिया, तो क्या ये फिडिलिटी है? नो। क्यों? क्योंकि मैंने तो इतना भेजा था, मगर इस भाई ने इतना मिर्च मसाला लगा दिया कि उसकी कहानी चेंज कर दी, है ना। मतलब आपने बोला कि हम बात कर रहे हैं गरीबी की रेखा पे, और सामने तक पहुंचते पहुंचते वो रेखा की गरीबी बन जाए, ये गलत हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं कि हाँ ये तो कोई फिडिलिटी नहीं है। अगर यहां पर गरीबी की रेखा है तो आगे भी गरीबी की रेखा ही होनी चाहिए, रेखा की गरीबी नहीं आ जानी चाहिए, समझ रहे हो ना। सो दिस इज समथिंग फिडिलिटी। इकोनॉमी का मतलब आप कम से कम रिसोर्सेज, समझ रहे हो ना। जैसे अब फॉर एग्जांपल आपने अपने दोस्त को कोई मैसेज देना है, वो आपके घर से 4 किलोमीटर दूर रहता है, आप घर से साइकिल उठाओगे, गाड़ी उठाओगे, 4 किलोमीटर जाओगे उसके घर पे, उसको कुछ बात बोलोगे, या फिर आप उसे फोन पे बोल दोगे। यस भाई, ये बात है, ऑब्वियसली बात है। फोन पे बोलना ज्यादा पसंद करोगे ना, वो अलग बात है कि आप घूमना फिरना चाहते हैं, बट अब कम से कम तरीके से क्या कर सकते हैं, मतलब मिनिमम रिसोर्सेज से कम। कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है बच्चे, कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है कि आपके जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उन दोनों की इंपॉर्टेंस होती है जब आप कम्युनिकेशन करते हो। कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें दोनों का अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। अगर मैं वर्ड्स को यूज कर रहा हूं तो उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है, उसके साथ साथ जो मेरे बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरे गेस्चर्स हैं, उनकी एक अलग इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपने शब्दों से आपको बात बता सकता हूं, वो अलग बात है कि अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑडियो के थ्रू आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं ऑडियो के थ्रू आपके साथ बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आप मेरी बात को सिर्फ सुन पाओगे, आप ये नहीं देख पाओगे कि मैं बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज करता हूँ। यस और नो। जो टीचर होते हैं ना उनको इतनी आदत होती है बॉडी लैंग्वेज की। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे हम यहाँ अभी आपको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपके सामने या बोर्ड पे पढ़ाते हैं, जिस तरीके से भी पढ़ाते हैं। अगर हमें कोई ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी होती है ना, जिसमें हमारा फेस नहीं आता या आप हमें नहीं देख पाते, उस टाइम पे भी हमारे हाथ पैर उसी तरीके से चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर अपने हाथ पैर जो भी मैं बॉडी मूवमेंट कर रहा हूँ वहां पर भी मुझे एक्सप्रेस करने पड़ते हैं, अगर मैं आपको ऑडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ, इतनी हैबिट हो जाती है वो। तो कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होगा कि वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज दोनों का ही क्या किया जाएगा, प्रॉपर इस्तेमाल किया जाएगा। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपके कम्युनिकेशन, आपके अंदर मतलब इन्फ्लुएंस करने की का स्किल होना चाहिए। मतलब अगर मैं कुछ आपको बोल रहा हूं ना, अगर मेरे अंदर इन्फ्लुएंसिंग पावर नहीं है, तो मेरा कम्युनिकेशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यस और जैसे मैं आपको, जैसे मैंने सोचा कि अच्छा यार ऐसा करते हैं, आज ना एक मोटिवेशन सेशन लेते हैं कि बच्चों का
जो फोकस है वो एकदम से क्या हो चुका है, डाइवर्ट हो चुका है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे करते हैं एक लेक्चर ले लेते हैं मोटिवेशन वाला, और उस मोटिवेशन लेक्चर में मैं खुद ही डिमोटिवेटेड हो रहा हूँ, मेरे खुद में अंदर एनर्जी नहीं है, पढ़ लो यार, पेपर आ गया, पेपर पास नहीं करोगे तो क्या होगा, करियर अच्छा नहीं होगा तो कोई लड़की नहीं देगा, कुंवारे रह जाओगे, जिंदगी में कुछ, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब अगर मैं आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता हूं तो भाई मेरे अंदर वो स्किल्स होने चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए, उस तरीके से मैं आपको बताऊं कि हाँ यार ये चीज हो। ठीक है जी, आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर आपको एक्टिंग भी नहीं आती, आती है या नहीं आती, चलो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, अगर हमारा एक रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है सामने वाले के साथ, अगर हम एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हम अपनी बात को ट्रस्ट में एक अच्छे तरीके से हो गए, एक ट्रस्टफुल वे में, एक अच्छा लाइक अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बात बता सकते हैं। ये ना 7 C's है, मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ये पढ़ते हैं, इसको आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब हम आ गए क्लासरूम में, कहां पे आ गए हम, क्लासरूम में आ गए। कहां पे आ गए हम, क्लासरूम में आ गए। अब क्लासरूम में कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना और बहुत ज्यादा जरूरी है, यस और नो। क्लासरूम में कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी देखो, नॉर्मली तो आप किसी के साथ भी बात करो, वहां पर अगर आप इफेक्टिव नहीं हो तो भी चलेगा, बट अगर हम क्लासरूम में हैं और वहां पर हम बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे, यही बात जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, कि अगर मैं ही आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा हूं, मैं ही आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं ही आप लोगों को गाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे उस कम्युनिकेशन की भी क्या वैल्यू है ना, मेरे उस कम्युनिकेशन की कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगी नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, यस और नो। देखो कई बार क्या होता है, कोई बंदा आपको 60 मिनट तक लेक्चर दे रहा है और कोई बंदा वही बात आपको 5 मिनट में बोल रहा है। अब जरूरी नहीं है कि जिसने 60 मिनट लिए हैं उसी ने आपको ज्यादा बताया होगा या उसी की बात पे आप इन्फ्लुएंस हो गए, हो सकता है 5 मिनट वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा, हो सकता है 5 मिनट वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा कि उसे ये चीज समझाने में सिर्फ 5 मिनट लगे और दूसरे बंदे को वही चीज समझाने के लिए 60 मिनट लग गए, हो सकता है ना, इज इट पॉसिबल। तो हम क्लासरूम में इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि जब मैं क्लास के अंदर हूं तो जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बच्चों को वो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ाए जा रहा हूं, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्लास पे कंट्रोल भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। और जब से क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तब से ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, आप समझ रहे हो ना। जो ऑफलाइन है वो आसान है पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाना इट इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि ऑनलाइन में ना आपके पास ज्यादा कुछ होता नहीं है करने को, वहां पर आपके प्योरली स्किल्स काम करते हैं। ऑफलाइन में तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, क्लास में बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको उठा के बिठा दोगे या उनको डांट दोगे, उनके कान के नीचे लगा दोगे। बट जब आप ऑनलाइन में आते हो ना, यहां पर आपके पास उतनी वैरायटी नहीं होती है इंस्ट्रक्शन की, तो यहां पर आपको प्योरली यूर स्किल्स पे काम करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 4 घंटे की मैराथन लेनी है, इफ आई वांट टू टेक अ मैराथन ऑफ 4 आवर्स, अगर मैं एक 4 घंटे की मैराथन क्लास लेना चाहता हूं, है ना, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ऑफलाइन में ये पॉसिबल है बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन में मैं बच्चों को 4 घंटे बिठा सकता हूं, बट ऑनलाइन में मैं तभी बच्चों को 4 घंटे बिठा सकता हूं अगर मैं उनको इंगेज रखूंगा, अगर मैं उनको इन्वॉल्व रखूंगा।
अगर मैं उनके साथ इंटरेक्शन, मतलब अगर उनको मजा आएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा तो फिर वो है नहीं क्लास, मतलब समझ रहे हो, वो टीचिंग ही नहीं है उस क्लास में। जिस क्लास में आपको पढ़ के मजा नहीं आ रहा ना, जिस टॉपिक को पढ़ के आपको मजा ही नहीं आ रहा ना, फिर तो मैं नहीं मानता कि वो टीचर अच्छा है या वो कुछ भी है, फिर कुछ नहीं है। जब तक पढ़ने में मजा नहीं आता ना, तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पढ़ाई तो नीरस होती है, मैं नहीं इस बात को मानता। मैं बोलता हूं कि आप मुझे टॉपिक दो, जितना मर्जी बोरिंग टॉपिक हो उसे इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। ये होता है आपके टीचिंग स्किल्स। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मैं जो पढ़ा रहा हूं, अगर उसे मैं खुद ही एंजॉय नहीं कर रहा तो बच्चे उसे एंजॉय नहीं करेंगे। इसी वजह से हम बीच में एग्जांपल्स ऐड करते हैं, कुछ इधर उधर की एग्जांपल्स ऐड कर देते हैं, तो यही रीजन होता है। तो क्लासरूम में जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो वहां पर हमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, कुछ होते हैं जो मैसेज डिजाइन से रिलेटेड होते हैं, कुछ होते हैं सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कुछ होते हैं मेथड्स, कुछ होते हैं कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये ऑफलाइन की बात हो रही है, समझ रहे हो ना? यहां पर मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। ऑफलाइन कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि ऑफलाइन कम्युनिकेशन में किस तरीके से हम एक्चुअली क्लास में जाते हैं, किस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से बच्चे हैं वो आपके साथ इंगेज रहते हैं, कैसे बच्चे क्लास को एंजॉय करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि क्लासरूम में सबसे इंपॉर्टेंट ही एनवायरनमेंट होता है। बताया था ना कि क्लासरूम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा? एनवायरनमेंट ही होती है। अगर क्लासरूम का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। और अगर क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो इस वजह से टीचर का मेन फोकस होना चाहिए टॉपिक पढ़ाने के लिए, या क्या पढ़ाना कैसे पढ़ाना, उससे पहला होता है कि हमें क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा बनाना है। समझ रहे हो ना? हर जगह पे ही है। अब देखो बहुत सिंपल, कुछ घरों में भी होता है, कुछ फैमिलीज होते हैं वो बहुत रिच होती हैं, जहां पर पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल सूटेबल नहीं होता। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती रहती है, हस्बैंड वाइफ आपस में बात नहीं करते, और बच्चे उस चीज को लेकर सफर करते हैं। पैसे की दिक्कत नहीं है तो आपको वो पैसा भी खुशी नहीं देता। और वहीं पे एक दूसरी फैमिली है जिनके पास पैसा नहीं है उतना, बट उसके अंदर सब लोग मिलजुल के रहते हैं, एक अपनेपन वाली फीलिंग आती है। तो यहां पर लोग ज्यादा खुश रहेंगे, यहां पर कम। समझ रहे हो ना? तो बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं सेकेंडरी बन जाती हैं। अगर आप जिस इन्वायरमेंट में हो वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, फिर कहीं पे भी हो, चाहे आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, चाहे आप किसी पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो क्योंकि पैसा तो आप कमा ही लोगे यार। पैसा इट इज नॉट अ बिग डील। देखो मैं सिंपल सी बात करता, पैसा आप जितना सोच रहे हो ना उससे ज्यादा ही कमाओगे। बस उसके लिए वो स्किल्स होने चाहिए, आपके अंदर पोटेंशियल होने चाहिए। पैसा, अर्निंग इज नॉट अ बिग डील, याद रखिएगा। अगर आप ये सोचोगे ना कि पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो वो डिफिकल्ट ही लगेगा। और अगर आप सोचोगे कि पैसा कमाना इजी टास्क है, तो वो इजी ही लगेगा। अब वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप उसको इजी समझते हो तो वो इजी बन जाएगा, और अगर आप उसको डिफिकल्ट समझते हो तो वो क्या बन जाएगा? वो डिफिकल्ट बन जाएगा। सो दिस इज समथिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है जी? तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसको कल पढ़ेंगे, और मतलब मंडे को, और उसके साथ साथ हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन खत्म करेंगे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी हम खत्म करेंगे। ठीक है जी? टीचिंग की क्लास होगी, वो मैं शेयर करता हूं आपके साथ, वो शेड्यूल शेयर करता हूं।
कल एक क्लास लेंगे अपन रिसर्च के पीवाईक्यू की, ठीक है जी। कल हम एक मैराथन क्लास लेंगे शाम को, जिसमें रिसर्च के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। कल शाम को ही होगी, 5-6 बजे से होगी, 2-3 घंटे की क्लास होगी, अनअकैडमी पे ही होगी, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। 7 से 10 लेट हो जाएगा, 6 से 9 या 5 से 8 कोशिश करेंगे। वन वे कम्युनिकेशन, लाइक आप टीवी देख रहे हो, वन वे कम्युनिकेशन हो गया, जहां पर आप फीडबैक नहीं दे सकते। अरे सरप्राइज को तो टाइम है ना अभी, अच्छा लगेगा आप लोगों को वो सरप्राइज। 5 से 8 आई थिंक सही है, 5 से 8 अभी जो पेपर हुए हैं ना उनके क्वेश्चंस लेंगे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल आप लोगों को पता चल जाएगा, वो स्पेशल में होगा बेटा, वो स्पेशल में होगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो एक्चुअली पेपर में हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। देखिए जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है, अब तो भाई जितना आप पढ़ सकते उतना पढ़ लीजिए, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना इधर उधर भागोगे उतना आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। सो जितना आपने पढ़ लिया है, जितना आपका हो चुका है, आप उसी पे फोकस करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जब भी आएगा फॉर्म आपको बता देंगे। मेटालिंग्विस्टिक, देखो मेटालिंग्विस्टिक तो जो वर्ड्स, मतलब समझ रहे हो ना, जो लैंग्वेज से बियॉन्ड लैंग्वेज चला जाता है। वर्बल का मतलब शब्द, और नॉन वर्बल जो आपका बॉडी लैंग्वेज होती है। नॉन वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज आएंगे, ये सब टाइप्स, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब परसों जो होगी ना आपकी क्लास 11 बजे, उसमें हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कल छुट्टी रहेगी, हाँ कल एक शाम को क्लास होगी। बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते, टॉपिक्स को पढ़ के जाइए, सब हो जाएगा। हाँ पेपर 2 की क्लास होगी, आई थिंक 4:30 है शायद, टाइम चेक कर लीजिएगा। और मैराथन देख लीजिए, स्पेशल आज नहीं है, कल है। लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, चेक कर लेना। वृंदा आप टेलीग्राम ऐप पे मैसेज कर सकते हो प्रोफाइल में जाके, या व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर्स, कॉमर्स नेट अचीवर्स। आप टेलीग्राम वहां पे जो अनअकैडमी ऐप है ना, वहां पे मेरी प्रोफाइल में जाके मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम अभी कुछ नहीं कह सकते, ये वाले नहीं खत्म हो रहे अभी, तो इस बार वाले ही नहीं खत्म हो रहे अभी, तो फिर से डिले हो गए, फिर से पोस्टपोन हो गए, पता नहीं क्या चल रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुश रहिए।